झारखंड हाईकोर्ट में लोकायुक्त और सूचना आयुक्तों के पदों पर नियुक्ति के संबंध में दाखिल जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने 5 फरवरी तक मांगी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट। रांची सदर सीओ को एसीबी ने रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। रांची से चोरी मामले में हथियार समेत 3 अपराधी पकड़ाए। सरस मेला में कई दर्जन मोबाइल के साथ चोर गिरफ्तार। कांग्रेस भवन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की स्मृति में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन। प्रदेश भाजपा कार्यालय में दिवंगत नेता गुरविंदर सिंह सेठी को दी गई श्रद्धांजलि। और राज्य में तेजी से लुढ़कता पारा। गुमला में 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। 2 दिनों बाद थोड़ी राहत की उम्मीद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के पद पर नियुक्ति के संबंध में झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार को 5 फरवरी तक अद्यतन स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए समय की मांग की। गौरतलब है कि राज्य में कई महत्वपूर्ण पद 3 से 5 साल से खाली पड़े हैं, जिससे कामकाज में बाधा पड़ रही है। अदालत में इसको लेकर अवमानना तथा जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। झारखंड उच्च न्यायालय में सीएम हेमंत सोरेन द्वारा ईडी के अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट में दर्ज एफआईआर को सीबीआई को देने का आग्रह करने वाली ईडी की याचिका पर भी आज सुनवाई हुई। मामले में एकल पीठ ने ईडी को 3 सप्ताह का समय दिया है। ईडी द्वारा दायर याचिका में आग्रह किया गया है कि इस मामले में गोंदा पुलिस द्वारा ईडी के अधिकारियों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई या अन्य स्वतंत्र एजेंसी को सौंपा जाए। राज्य के उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आज देशी शराब के फैक्ट्री मालिकों के साथ रांची में बैठक की। इस दौरान फैक्ट्री मालिकों ने व्यवसाय से जुड़ी चिंताओं से मंत्री को अवगत कराया। श्री प्रसाद ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अगर शराब की गुणवत्ता सही हो तो देशी शराब फैक्ट्री से शराब की खरीद बिक्री की जा सकती है। इससे राज्य में रोजगार तथा राजस्व संग्रहण को बढ़ावा मिलेगा। जगहों से हम लोग देसी शराब मंगाएंगे तो फिर आप लोग को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि पहले जहां पर पेट बोतल, अभी पेट बोतल पुनः हम लोग चालू किए हैं। पहले आप लोग देखे होंगे 21-22 में बोतल शीशा का बोतल पर आता था, जिससे शराब, देसी शराब महंगा हो गया था। महंगा होने के कारण उसका डिमांड भी कम हो गया था और डिमांड कम होने के कारण हमारा राजस्व घट रहा था। पुनः उसको हम लोग इस नवंबर से पेट बोतल, प्लास्टिक बोतल में किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। इस क्रम में एसीबी की टीम ने आज रांची सदर के सीओ मुंशी राम को घूस लेते गिरफ्तार किया है। भूमि संबंधी मामले में सीओ पर रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी उसे गिरफ्तार कर मुख्यालय ले गई, जहां उससे लंबी पूछताछ हुई। रांची के तुपुदाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन चोरी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से देसी कट्टा, कारतूस और एक चोरी का पिकअप वैन बरामद किया गया है। जो 3 लड़के हैं जिनका नाम है बलवंत सिंह, ये सिसई के रहने वाले हैं, रोशन कुमार सिंह और राहुल कुमार। ये दो व्यक्ति जो हैं उसमें एक गोंदा का रहने वाले हैं और एक सुखदेव नगर के रहने वाले हैं। इनसे गंभीरता से पूछताछ करने पर और जब इनका ठीक से एक करके पुलिस ने जब तफ्तीश करना शुरू किया, तब इनके निशानदेही से हम लोगों को एक आर्म्स जो है वो बरामद किया गया। साथ ही साथ इनके पास एक मास्टर की बरामद हुई है, जिससे आसानी से किसी भी गाड़ी को खोल ले सकते हैं। मास्टर की से इनके द्वारा कोतवाली में भी हाल में ही एक स्कूटी भी चोरी की गई है, उस स्कूटी को भी बरामद किया गया है। हथियार की बरामदगी हुई है, पिकअप वैन की बरामदगी हुई है। ये तीनों लड़कों की गिरफ्तारी हुई है।
रांची में पुलिस ने एक शातिर नाबालिग मोबाइल चोर को पकड़ा है। इसके पास से विभिन्न कंपनियों के 31 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। स्थानीय मोराबादी में आजकल सरस मेला चल रहा है, जिस दौरान यह लोगों को निशाना बना रहा था। इसकी चालाकी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह साहिबगंज से गरीब बच्चों को पैसा देकर भीख मंगवाने का काम करता था। इसी के पर्दे में मोबाइल चोर गिरोह का संचालन हो रहा था। मकान पर जब हम लोग के द्वारा सर्च किया गया है तो सर्च के उपरांत हम लोगों को कुल 27 मोबाइल, 28 मोबाइल मिली है और 3 अन्य मोबाइल इनके पास से बरामद हुआ। टोटल 31 मोबाइल की बरामदगी रांची पुलिस के द्वारा किया गया है। इसमें से 2 अन्य बच्चे को भी रेस्क्यू किया गया है, जिनकी उम्र कम है, CWC के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और एक बच्चा जो कि खास करके CCL से संबंधित है। CCL का अर्थ है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ है, जिसमें बच्चे के द्वारा चोरी किया जाता है जो 14 साल से ज़्यादा के होते हैं। उस बच्चे को जो है चोरी के आरोप में उसे भी निरुद्ध किया गया है। इधर गिरिडीह पुलिस ने पिछले दिनों राजधनवार थाना क्षेत्र में एक डकैती की घटना में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि इन अपराधियों के पास से 4,000 रुपए नगद, 1 देसी पिस्टल और कारतूस तथा 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। लौनगरी जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम नजर आ रहे हैं। सोनारी थाना क्षेत्र के कारमेल स्कूल के पीछे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सूचना मिली है कि सोनारी में कारमेल स्कूल के पीछे एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना मिली है। अभी अनुसंधान कर रहे हैं। जो घायल व्यक्ति उनको हमने हॉस्पिटल पहुंचाया, MGM हॉस्पिटल पहुंचाया है। हमें खोखा भी यहाँ से बरामद हुआ है। अब इसमें आगे अनुसंधान हो रहा है। पहचान अभी हम लोग कर रहे हैं सब कुछ। ऑटो ड्राइवर की जो सूचना अभी मिल रही है वो ऑटो चालक है, बट अभी हम लोग भी कंफर्म नहीं है। जब तक कंफर्म नहीं हो पाएंगे तब तक ऐसा बयान देना मुश्किल है। राजधानी रांची के कांग्रेस भवन में आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की स्मृति में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान धर्मगुरुओं ने अपने अपने पवित्र ग्रंथों का पाठ किया। मौके पर कांग्रेस नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पार्टी के वरिष्ठ नेता सह राज्य सरकार में मंत्री राधाकृष्ण किशोर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय समेत अन्य नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इधर दिवंगत भाजपा नेता गुरविंदर सिंह सेठी को आज रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके पार्थिव शरीर को कार्यालय में रखा गया और नेताओं ने अंतिम दर्शन किए। इस मौके पर अन्य नेताओं के साथ कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से, और मैं समझता हूँ जब झारखंड बना उस समय से ही वो एक सक्रिय कार्यकर्ता के नाते, नेता के नाते अपनी भूमिका निभाई। संगठन को उन्होंने निस्वार्थ भाव से सींचने का काम किया था। आरिफ मोहम्मद खान ने आज बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उधर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल के राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं बिहार के राज्यपाल कोडरमा स्थित सैनिक स्कूल तिलैया में कक्षा 6 और 9वीं में नामांकन के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। स्कूल की ओर से एक विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि नामांकन के लिए अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तिथि जल्द ही NTA के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। इच्छुक विद्यार्थी 13 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जमशेदपुर में एक संस्था द्वारा भागवत कथा का आयोजन हो रहा है जो 8 जनवरी तक चलेगा। इस भागवत कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज कलश यात्रा भी निकाली गई। महिलाएं कलश लेकर के आगे हैं और पुरुष जो भी यजमान पुरुष है वो अपने सर पर भागवत लेकर के चल रहे हैं और पीछे लोग जगह रथ है। सभी काफ़ी धार्मिक और मनोरम दृश्य नगरी को प्राप्त हुआ है। पूर्व सिंहभूम जिला गढ़वाल सम्मेलन द्वारा अब भागवत कथा की आयोजन किया जा रहा है। आचार्य बांके बिहारी जी वृंदावन जी से आए हैं और आप देख सकते हैं कि आज पहला दिन कलश यात्रा काफी भव्य रूप से आयोजित किया गया है। हमारे 125 यजमान बने हैं। धनबाद की उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभा कक्ष में सिद्धू कान्हू कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ की निदेशक परिषद की बैठक हुई। इस दौरान वनोपज को बढ़ावा देने के लिए उपायुक्त ने कई निर्देश और सुझाव दिए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज रांची स्थित राजभवन में गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा के महानिदेशक अनिल पाल्टा और उद्योग सचिव जितेंद्र कुमार ने मुलाकात कर उन्हें नववर्ष की बधाई दी। राज्यपाल ने भी इन सबों को शुभकामनाएं और बधाई दी। इधर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सुमन पाठक ने भी राज्यपाल से मिलकर उन्हें 6 जनवरी को रांची में राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में कई लोगों ने मुलाकात की। मंत्री राधाकृष्ण किशोर, चमरा लिंडा, सांसद महुआ माझी, विधायक मथुरा प्रसाद महतो समेत कई राजनेताओं और अधिकारियों ने सीएम से मुलाकात कर उन्हें नव वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने भी नूतन वर्ष की सबों को मुबारकबाद दी। नववर्ष को लेकर आज भी राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पिकनिक का आनंद लिया। नक्सलियों के कभी गढ़ रहे गढ़वा अंतर्गत बूढ़ा पहाड़ में भी इस बार नववर्ष का उमंग उत्साह नजर आया। देखिए ये खास रिपोर्ट। अभी उग्रवादियों का गढ़ रहा बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र बंदूक की गोली और बमों की आवाज से गूंजा करता था, लेकिन अब यहाँ की फिजा बदल चुकी है। प्राकृतिक सौंदर्य और वन संपदा के मनोरम विहंगम दृश्य के बीच स्थानीय लोगों ने इस बार नव वर्ष का उजियारा देखा और बेखौफ होकर नए साल के आगमन की खुशियां मनाई। उग्रवाद से प्रभावित था, लेकिन अब यहाँ धीरे धीरे बहुत ही आवागमन हो चुका है, इसीलिए यहाँ हम भी आए हैं। सुरक्षा बलों की अदम्य साहस और पराक्रम की बदौलत यह क्षेत्र उग्रवाद से अब मुक्त हो चुका है। स्थानीय लोग पहले नक्सलियों की प्रताड़ना से भयभीत रहा करते थे, लेकिन सुरक्षा बलों की वजह से अब यहाँ अमन सुकून है। पहले हमको बहुत डर लगता है, अब लेकिन डर नहीं लगता है। आपका चर्चा बरियार हो गया, आपका चर्चा बहुत बरियार हो गया है ना, इसलिए बहुत बनिया घर ले कर्जा कर कर के ऐलान के को खियाते और पियाते थे। किसको? उहे के उग्रवादी को उहे खियाते पियाते नहीं देंगे खाने का, तब वो गरियाता है। से समय उतना डर रहता था। आप तब मेरे आपका आया से मेरे जीवन निश्चित हो गया, अच्छा बढ़िया हो गया। वो लोग नहीं आ रहा है। बूढ़ा पहाड़ की खूबसूरती को निहारने की चाहत रखने वाले कई सैलानी भी यहाँ पहुँचे और प्रकृति की गोद में समय बिताया। सुना तो बहुत था, लेकिन कभी डर लगता था कि नक्सलाइट है, ये है वो है, लेकिन यहाँ पे आके ऐसा नहीं लगा। यहाँ पे आके बहुत मजा आया, बहुत सारी फोटो लिए, खूब अच्छा लगा। इधर सीआरपीएफ 172 बटालियन के कमांडेंट एनके सिंह ने बताया कि 2022 में उग्रवाद मुक्त होने के बाद बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र अब नक्सलियों के काले साए से महफूज है। उन्होंने बताया कि लोग अब यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखने बेखौफ आने लगे हैं।
सितंबर 2022 में बूढ़ा पहाड़ को जो उग्रवादियों का गढ़ माना जाता था झारखंड का, वहाँ पर हमने अपना कैंप स्थापित किया। आज इस प्रकार वहाँ अमन चैन और भयमुक्त वातावरण बन गया है कि अभी देखने में आया है कि 9 वर्ष के अवसर पर काफ़ी गढ़वा से भी लोग जाकर वहाँ पिकनिक मना रहे हैं और भयमुक्त होकर भ्रमण कर रहे हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। समूचे राज्य से नक्सलवाद के खात्मे के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों का अभियान अनवरत जारी है। इस वर्ष मार्च तक पूर्ण नक्सल उन्मूलन का लक्ष्य भी रखा गया है, जिसे लेकर रणनीति भी तैयार हुई है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। लोहनगरी जमशेदपुर में भी पर्यटन स्थलों की आजकल रौनक देखते ही बन रही है। जुबली पार्क, निको पार्क और चिल्ड्रन पार्क पर्यटकों से गुलजार है और लोग नववर्ष के आगमन की खुशियां मना रहे हैं। पड़ोसी राज्यों से भी सैलानी लोहनगरी घूमने पहुंच रहे हैं। आए हम लोग पिकनिक में एंजॉय कर रहे हैं और क्या। हम लोग एक साथ बड़े हुए और ये हमारे पेरेंट्स हैं, तो आज इतने प्लानिंग के बाद आज फाइनली एग्जीक्यूट कर पाए कि हम लोग पिकनिक पे आए और पुराने यादों को ताज़ा करें, तो बहुत अच्छा लग रहा है। रांची स्थित झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में 17 से 28 जनवरी तक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन पर 10 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन होगा। झारखंड पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी 8 जनवरी तक गूगल फॉर्म के माध्यम से निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ नए साल में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ की अनुशंसा पर अपर हटिया के एक मरीज को गंभीर रोग से उपचार के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 3 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। श्री सेठ ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और बीमार शख्स के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। चतरा जिले के मयूरहंड प्रखंड में नीति आयोग के सूचकांकों पर आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत बेहतरीन काम हुए हैं। इस प्रखंड को दिसंबर 2023 तिमाही में पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर नीति आयोग द्वारा 1.5 करोड़ रुपए से पुरस्कृत किया गया है। इस राशि का उपयोग नीति आयोग के सूचकांकों पर और बेहतर कार्यों पर किया जाएगा। पीएम जनमन योजना के तहत साहिबगंज जिले के विभिन्न प्रखंडों में मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिले के उपायुक्त ने एक वीडियो साझा कर लोगों से इसे निःशुल्क सेवा का लाभ उठाने की अपील की। लोहरदगा में उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में जिला आधार निगरानी समिति की बैठक हुई। इस दौरान सभी प्रखंडों के सर्विस प्लस अंतर्गत आधार एनरोलमेंट की स्थिति की समीक्षा की गई, जिसमें सदर प्रखंड लोहरदगा, सेन्हा और किस्को प्रखंड की स्थिति असंतोषजनक पाई गई। उप विकास आयुक्त ने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भौतिक निरीक्षण कर लंबित आवेदनों को निष्पादित करने के निर्देश दिए। सदर अस्पताल परिसर में आधार सेवा केंद्र प्रारंभ कराने के लिए आधार किट उपलब्ध कराने की भी हिदायत दी गई। भारतीय वायुसेना में एयरमैन की भर्ती के लिए बिहार और झारखंड के इच्छुक युवा चयन के लिए अग्निवीर वायु इनटेक के तहत 7 से 27 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। भर्ती के लिए आवश्यक शारीरिक तथा शैक्षणिक योग्यता आधिकारिक वेबसाइट लिंक पर देखी जा सकती है और अप्लाई किया जा सकता है।
पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार जिले में 11 जनवरी से 27 फरवरी तक प्रखंड स्तर पर दिव्यांगता शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर के सफल आयोजन को लेकर सिविल सर्जन को विशेषज्ञ चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश दिया गया है। शिविरों में विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। दिव्यांगजनों की इस दौरान जांच कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। खूंटी जिला प्रशासन की पहल पर पिपराटोली स्थित वृद्धा आश्रम में नववर्ष का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान वृद्धजनों के बीच भोजन और कंबल का भी वितरण किया गया। समूचे उत्तर भारत में जोरदार ठंड पड़ रही है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और मैदानों की सर्द हवा ने लोगों को परेशान कर रखा है। रेल परिचालन पर भी अब इसका असर पड़ने लगा है। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से कई रेलगाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। रेलवे के अनुसार दिल्ली आने वाली कई रेलगाड़ियां विलंब से चल रही हैं। और अब बात मौसम की। इधर झारखंड में भी सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। राज्य में अचानक पारा गिरने से सर्दी का सितम बढ़ गया है। गुमला में तो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस हो गया है। अन्य जिलों में भी पारा गोते लगा रहा है और न्यूनतम तापमान काफी लुढ़क चुका है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है, जो सामान्य से थोड़ा नीचे ही है। अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन उसके बाद इसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 20.8 और न्यूनतम 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 23.5 और न्यूनतम 10 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 22.2 और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खेल मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर, वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश, महिला हॉकी टीम की कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 5 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा जाएगा। 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। झारखंड की मशहूर हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सभी पुरस्कार विजेताओं को 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में सम्मानित किया जाएगा। साल 2025 का आगाज हो चुका है। इस बार खेल के मैदान में भी जबरदस्त प्रतिस्पर्धा दिखने जा रही है। हो चुका है। ये साल खेलों के लिहाज से बेहद अहम होगा। एक नजर डालते हैं इस साल आयोजित होने वाले प्रमुख खेल आयोजनों पर। पिछले साल 28 दिसंबर से शुरू हुए पुरुष हॉकी इंडिया लीग भी नए साल में प्रवेश कर चुकी है। टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं, जिसका फाइनल मुकाबला 1 फरवरी को खेला जाएगा। यह साल स्वदेशी खेल खो खो के लिहाज से अहम होगा। पहली बार आयोजित हो रहे खो खो विश्व कप का आयोजन 13 जनवरी से 19 जनवरी तक दिल्ली में होगा। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 6 जनवरी को होगी, जो कि 26 जनवरी तक खेला जाएगा। इसके अलावा 14 से 19 जनवरी तक नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला जाएगा। वहीं इस साल राष्ट्रीय खेलों 2025 का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में होगा। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 18 जनवरी से 2 फरवरी के बीच खेला जाएगा। इस साल चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगा। 10 से 11 मार्च के बीच विश्व एथलेटिक्स रिले खेला जाएगा। ऑल इंग्लैंड ओपन के मुकाबले 11 से 16 मार्च के बीच खेले जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन अप्रैल में बिहार में होगा। IPL 2025 के मुकाबले 14 मार्च से 25 मई के बीच खेले जाएंगे। 17 से 25 मई के बीच विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप खेला जाना है। साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 19 मई से 8 जून के बीच खेला जाएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 11 से 15 जून के बीच होगा।
14 जून से 13 जुलाई के बीच फीफा क्लब विश्व कप में दुनिया की बेहतरीन टीमें मैदान पर उतरेंगी। वहीं 30 जून से 13 जुलाई के बीच तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन खेला जाएगा। 5 से 29 जुलाई के बीच फीडे महिला शतरंज विश्व कप खेला जाएगा। 12 जुलाई से 2 अगस्त तक कॉनमबॉल कोपा अमेरिका के मुकाबले खेले जाएंगे। साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन का आगाज 25 अगस्त को होगा, जो कि 7 सितंबर तक चलेगा। 25 से 31 अगस्त के बीच विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित होगा। महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप का आयोजन सितंबर-अक्टूबर में होगा। डायमंड लीग फाइनल 27 से 28 अगस्त को खेला जाएगा। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन सितंबर में होगा। फीफा अंडर 20 विश्व कप 27 सितंबर को शुरू होगा। 1 से 10 अक्टूबर के बीच विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप खेला जाएगा। नवंबर में विश्व राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप और सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन होगा। दिसंबर में हॉकी जूनियर विश्व कप का आयोजन होना है। वहीं 21 दिसंबर से अफ्रीका कप ऑफ नेशंस की शुरुआत होगी। ऐसे में 2025 खेलों और खिलाड़ियों के लिए खास होने वाला है। वहीं यह साल खेल प्रेमियों के लिए भी रोमांच से भरपूर होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद बुमराह टेस्ट रैंकिंग में सबसे अधिक रेटिंग पॉइंट्स हासिल करने वाले भारतीय गेंदबाज बने। उन्होंने अश्विन को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पोजीशन को और मजबूत किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है। यहां अखाड़ों का प्रवेश लगातार जारी है। 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज। महाकुंभ में अखाड़ों के नागा सन्यासी आकर्षण का केंद्र। अखाड़ों के लिए त्रिवेणी मार्ग पर अखाड़ा नगर बसाया गया। श्री शंभू पंचायत अटल अखाड़े का महाकुंभ छावनी प्रवेश। अटल अखाड़े की शोभा यात्रा में आस्था और संस्कृति के रंग। प्रयागराज की सड़कों पर श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। महाकुंभ 2025 की रौनक प्रयागराज में साल के पहले दिन श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के नगर प्रवेश में देखने को मिली। महाकुंभ को भव्य, दिव्य और नव्य बनाने के लिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड हाईकोर्ट में लोकायुक्त और सूचना आयुक्तों के पदों पर नियुक्ति के संबंध में दाखिल जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने 5 फरवरी तक मांगी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट। रांची सदर सीओ को एसीबी ने रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। रांची से चोरी मामले में हथियार समेत 3 अपराधी पकड़ाए। सरस मेला में कई दर्जन मोबाइल के साथ चोर गिरफ्तार। कांग्रेस भवन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की स्मृति में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन। प्रदेश भाजपा कार्यालय में दिवंगत नेता गुरविंदर सिंह सेठी को दी गई श्रद्धांजलि। और राज्य में तेजी से लुढ़कता पारा। गुमला में 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। 2 दिनों बाद थोड़ी राहत की उम्मीद।